जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में दरोगा बनने का जो भी छात्र सपना देख रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। नियमावली बनकर आ चुकी है, नई नियमावली। अब इस नए नियमावली के आते ही कुछ सवाल उठ रहे हैं छात्रों के। सवाल ये है कि क्या सर सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है? बिल्कुल, इनके सिलेबस में बदलाव होगा और नया सिलेबस भी आएगा आप लोग का। और सवाल ये आ रहा है कि सर एग्जाम के पैटर्न भी बदल दिए गए हैं क्या? तो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न बदल दिए गए हैं। ये बीपीएससी की तरह मेंस तो नहीं लेगा, लेकिन हाँ, उसी के आधार पे आप लोगों का जो पैटर्न में बदलाव किया गया है, मैं अभी आपको इस नियमावली में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें बदलाव हुई हैं। सर यहाँ पर एक सवाल और उठ रहे हैं कि दरोगा में दौड़ को खत्म कर दिया गया। ये संभव है क्या? यहाँ पर पीईटी का जो एलिजिबिलिटी है उसको बदला गया है। आपको बता दें कि आप नहीं दौड़ पाएंगे या आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे गृह विभाग में जॉब कर पाएंगे? तो जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूं कि बस ध्यान से चीजों को समझिएगा। पीटी में बदलाव किए गए हैं, है ना। अब जो मेरिट बनेगा आपका वो दौड़ से नहीं बनेगा, लेकिन मेरिट जो बनेगा नए एग्जाम के पैटर्न पे बनेगा। ये नया एग्जाम का पैटर्न ही हमें समझना है, तब जाके आप बिहार दरोगा अब बन सकेंगे। आपका कंपटीशन अब जो है ना वो उन छात्रों के बीच में नहीं रह गया। अब आपका कंपटीशन उन छात्रों के बीच में चला गया जो कि बीपीएससी की परीक्षा देते हैं या बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की वैकेंसी का एग्जाम देते हैं। यानी कि आपका जो आप परीक्षा का पैटर्न है वो बदलकर सीधे बीपीएससी के जैसा होने जा रहा है। आइए समझते हैं सारी चीजों को, इस पूरे नियमावली को। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा हो सकता है कि लंबा बन जाए, लेकिन जानकारी आपको संपूर्णतः यहां से दी जाएगी। अच्छा, कुछ ऐसे भी पॉइंट है यहाँ पर जो कि आपके सिलेक्शन के बाद, यानी कि आपका प्रमोशन कैसे होगा, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो आगे का जो पोस्टिंग है वो कैसे होगा, ये जानकारी भी दी गई है। चूंकि देखिए ये नियमावली है ना, हर वो चीज को अपडेट करके दिया जा रहा है। तो ये नियमावली है 2024 की, और यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा के सामान्य बंद संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी। तो अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरे राज्य भर में यानी कि बिहार राज्य के लिए लागू होगी। बिहार में अब किसी तरह का दरोगा का बहाली आएगा, चाहे वो मद्य निषेध में आए, चाहे वो बिहार दरोगा जो जिला में आता होता है, या दरोगा की बहाली किसी भी पद पे आए लेकिन बिहार राज्य की है, तो उसमें ये नियमावली लागू होगी। यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी, यानी कि अभी जो आपका नियम बनेगा इससे प्रवृत्त होगा। देखिए, सरकार से अभिप्रेत है आपका बिहार सरकार, और विभाग से अभिप्रेत है, इसका मतलब है कि गृह विभाग की हम चर्चा करेंगे। मतलब कि अगर हम विभाग कहीं बोले तो समझिएगा कि गृह विभाग की चर्चा हो रही है, जो कि आरक्षी शाखा को लेकर यह नया नियमावली दे रहा है। आयोग से अभिप्रेत है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम। तो मैंने कहा ना कि आपके कंपटीशन जो है अब यहाँ पर उन छात्रों के बीच में चला गया है जो बीपीएससी दे रहे हैं, सचिवालय सहायक का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर शाखा पदाधिकारी कह लीजिए, है ना, उनके एग्जाम दे रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के गठन जो 2016 नियमावली है उसके व्याप में ही बनाया गया है। और बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्त प्राधिकार से विपरीत है पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर के पदाधिकारी। तो यहाँ पे प्रमोशन भी होंगे, तो जिसके संवर्ग में यहाँ पे देखिए एक क्रम दिया गया है, जैसे कि दरोगा, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, ये सारे पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। वरीय पुलिस उपाधीक्षक, ये सब ये प्रमोशन होकर आप लोग बनेंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसका डायरेक्ट एग्जाम भी होता है, जैसे बीपीएससी लेती है वो, जिसमें कि आप सीधे डीएसपी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप दरोगा से सिलेक्शन होके जाते हैं तो ये प्रमोशन वाले सिनारियों को दिया गया है, क्रम दिया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं, जो कि इन शॉर्ट हम समझते हैं सारी चीजों को लेकर। अच्छा, इस संवर्ग में विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बिल्कुल, राज्य सरकार ही आप लोग का वैकेंसी निकालती है, तो विभिन्न कैटेगरीज को लेकर जो भी आप आएंगे उसके लिए आपको स्वीकृत बल के लिए वैकेंसी दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा पद सृजन अथवा पद का विलोपन के माध्यम से तदनुसार संवर्ग बल का पुनरीक्षण समय समय पर किया जा सकेगा। ठीक है, ये आपका अभी भी जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार के तहत ही है, अधीन ही है, जो कि इसके पदों का सृजन करके हर साल नई वैकेंसीज का अपडेट आएगा और दिया जाएगा। इस संवर्ग में विभिन्न कोटि, जैसे कि आपका कैटेगरी क्या है, उनके पदों का और वेतन वही होगा जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार तय करेगी। अभी आपको पता है ना, मैंने एक न्यूज अपडेट दिया है सुबह एजुकेशन की पे कि आप लोग अब 4% का डीए भी बढ़ गया है, यानी कि डीए कितना मिलेगा, 50%।
जो भी राज्यकर्मी बन जाएंगे, तो आप बिहार दरोगा बनते हैं तो बिहार के ही राज्यकर्मी होते हैं, तो आप यहाँ पे डीए भी अलाउंस भी बढ़ेगा, क्योंकि समय समय पर यह बढ़ाया जाएगा। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा यहाँ पे इस नियमावली के तहत उसको वेतन में अतिरिक्त अन्य सुविधाओं को देने का निर्णय भी सरकार ही लेगा। ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये देखिएगा नीचे आते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक के कुल संवर्ग बल का 90% पद जो होगा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि 90% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपका क्या तात्पर्य है कि आपका वैकेंसी निकलेगा, और मान लीजिए कि अगर वैकेंसी निकला यहाँ पर 1000 पोस्ट का, ठीक, तो इसमें 90% जो सीट होगा वो आपका नॉर्मल जनरल स्टूडेंट का होगा, ठीक। 10% जो सीट है यहाँ पे उसका, है ना, 10% जो सीट होगा वो प्रोन्नति से भरा जाएगा। प्रोन्नति यानी कि जो कि मान लीजिए कि सिपाही शाखा है से संबंधित है, जो कि लोग सिपाही है और वो भी एग्जाम दे रहे, तो उनको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। यहाँ पे जो विशेष शाखा सिपाही सामान्य बंद संवर्ग लिखा गया है कि पुलिस सहायक अवर निरीक्षक की प्रोन्नति की जाएगी। अब ये सहायक क्या है, तो असिस्टेंट एएसआई जो होते हैं लोग, है ना, उन लोग एग्जाम देते हैं तो ये प्रमोशन होता है, एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर एएसआई बन सकेंगे एसआई का यहाँ पे, तो उनको 10% का छूट इस एग्जाम में मिलेगा। बाकी 90% जो है आपका सीट रिजर्व करके भरा जाएगा नॉर्मल, जैसे कि डायरेक्ट आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम निकाले, आप दरोगा बन सकते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं तो ये एक अच्छी अपडेट है भाई, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि होम गार्ड के लिए जो कोई वैकेंसी आती थी तो होम गार्ड की जो शाखा होती थी उसकी सीटों को 50% उनको आरक्षण मिलता था। हाँ, भले ही उनका सिलेक्शन नहीं होता था उतना, लेकिन यहाँ पे अब ये चीजें बदलकर 90 और 10% का रेशियो में दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक अगला है कि संवर्ग के कर्मी बिहार पुलिस हस्तक के प्रावधानित अनुसार प्रधान धारण करेंगे। इनकी नियुक्ति केवल विशेष शाखा के लिए ही की जाएगी। विशेष शाखा से तात्पर्य आपके बिहार के जिला जो पुलिस बल है उनके लिए होता है। विशेष शाखा का कार्य अति गोपनीय और सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित होता है, जो कि पदाधिकारी कर्मी कोई कर्मचारी या संघ या एसोसिएशन गठित नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर इस नियमावली में एक बड़ा बदलाव ये भी है कि आपको कोई भी एक जैसे होता है ना कि यूनियन बना लेना, है ना, तो यूनियन बनाने का आपको प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है, और ना ही किसी अन्य पुलिस एसोसिएशन या संघ के चुनाव में भाग ले सकेंगे, ना ही किसी भी एसोसिएशन या संघ के कार्यकलाप में भाग लेंगे। तो ये नियमावली जो है ना, अभी हाल के दिनों में बिहार शिक्षा विभाग ने भी जारी किया कि आपको जो है संघ बनाने की अनुमति नहीं देता, यहाँ पर यूनियन बनाने की अनुमति देता है। तो ये इसके ऊपर अभी विचार चल रहे हैं, मामला कोर्ट में भी है ना, तो ये अभी जब तक है तो भाई नियमावली बदल कर लाई गई है यहाँ पर। अच्छा, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को, है ना, 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक या विशेष शाखा नियमानुसार जो संवर्ग में पुलिस अवर निरीक्षक होंगे उनके रिक्त पदों की संख्या का आरक्षण कोटिवार गणना कराएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है और बहुत ही सुझाव बहुत बढ़िया है कि हर साल जो है 1 अप्रैल को आपका डिटेल आ जाएगा कि कितने पद खाली हैं इस संवर्ग में, यानी दरोगा के लिए, अवर निरीक्षक के लिए, पुलिस अवर निरीक्षक के लिए कितने पद खाली हैं, और ये जिम्मेवारी किसको दी गई है, तो अपर पुलिस महानिदेशक को दी गई है। तो आप लोगों को नया यहाँ पर अपडेट हर साल मिल जाएगा बहाली का। तो ये एक अच्छा कार्य यहाँ पर किया गया है, इस नियमावली में डाला गया है। अब देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पे दिए गए हैं आप लोग को लेकर कि संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्ति, संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा से भरे जाने वाले पदों की नियुक्ति के लिए छात्रों का यानी अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी द्वारा पृथक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि होता रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। विशेष शाखा द्वारा यहाँ पर आयोग के विहित निर्देशन यानी कि प्रोफार्मा जहाँ पे दिया जाएगा, आप लोग का पूरा नोटिफिकेशन दिया जाएगा, भेजी जाएगी, जिसमें कि आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लेखित होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी प्रश्न पत्र निर्धारित कर लिखित परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु विशेषज्ञ परीक्षकों की नियुक्ति करेगा और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त हेतु अनुशंसा करेगा। यानी कि देखिए सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है ये आपके बीपीएसएससी के पास ही होगा, है ना। ये बीपीएसएससी आपका एग्जाम लेगा, कॉपी जांच करेगा और आपको यहाँ पर जो है पीटी और मेंस का एग्जाम लेकर आपको जो है आगे भेजेगा।
उसके बाद यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यताओं की बात हो रही है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्नातक स्तर पे ही ये बहाली होती थी या उसके समकक्ष। तो आप लोगों को यहाँ पे कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए आपके इस योग्यता को लेकर। उम्र सीमा के ऊपर क्या कहा गया है कि बिहार पुलिस में पुलिस अवर निरीक्षक के पद के लिए समय समय पर विहित किया जाएगा। तो देखिए एक ऐसा आयोग है जो कि यहाँ पर जो है ना आप लोग का एज क्राइटेरिया 20 से 37 साल रखता है, यही रहेगा। बहुत सारे विभागों में अगर अधिकारियों की नौकरी आप लेने जाते हैं तो कम से कम 21 साल एज होता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे 20 साल से लेकर 37 साल तक का ही रहेगा, वही है यहाँ पे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और प्राप्त अधियाचना के अनुसार आयोग जो है पदों की रिक्तियों का व्यापक रूप से परिचारित होने वाले समाचार पत्रों और अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ये सारी माध्यम से आपको सूचना देगा। तो ये आपको विज्ञप्ति तो जैसे बीपीएससी देती है या फिर न्यूज़ के माध्यम से आता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, वैसे ही रहेगा और उसको दिशा निर्देश समझते हुए उसको पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी से आयोग के द्वारा निर्धारित परीक्षा फीस लिया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फीस भी देना होगा, ये तो खैर जानकारी सबको पता है। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन के अंतर्विष्ट जो निबंधन है शर्तों के अनुसार यहाँ पर अपना, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नियमावली के तहत जो आपको सूचना दी जाएगी, नोटिफिकेशन दिए जाएंगे, उसके तहत अगर आप आते हैं, आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप आवेदन कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मामला है यहाँ पर कि लिखित परीक्षा को लेकर, तो अब 2 चरणों में ये परीक्षा होगी। पहले क्या होता था कि 3 चरण में परीक्षा होती थी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि क्या पीईटी जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, पीईटी जरूरी है। यहाँ पर आपका सब कुछ होगा लेकिन मेरिट नहीं बनाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 चरण में होगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक होंगे। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का होगा और जिसमें कि प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। और यहाँ पे देखिएगा तो परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रखी जाएगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा और 200 अंक का आपका पूरा एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके निगेटिव मार्किंग है उसमें बदलाव कर दिया गया है, आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न होगा अंग्रेजी का। यहाँ पे इस प्रश्न में जितने भी आपके सवाल होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन यानी जीएस, हिंदी और रीजनिंग, करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक हो गए। अब तो यहाँ पे बढ़ा क्या है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, अंग्रेजी को डाल दिया गया है, हिंदी भाषा को डाल दिया गया है। ये आपके 100 नंबर में ही सवाल रहेंगे, समझ लीजिएगा। पहले क्या होता था कि मेंस में आपको हिंदी डाला जाता था, है ना, दरोगा के मेंस में हिंदी डाला जाता था, लेकिन अब हिंदी और अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, वो डाले जाएंगे। इसमें 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा, ये विचार नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बात लिखी गई है कि इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं किया जाए। मतलब जाहिर सी बात है 30% भी आप लेकर नहीं आते हैं तो आप मेंस में कैसे क्वालिफाई होंगे। बट यहाँ पे क्वालिफाई वाला तो कोई मैटर रहता ही नहीं है, कट ऑफ आता है ना, कट ऑफ आपका यहाँ पे होगा, तो कट ऑफ डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन मेंस में जाने को लेकर। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बदलाव हुआ है, जैसे कि पीटी में क्या होता था कि आपका सिलेक्शन होता है तो जितना वैकेंसी होता है उसका 20 गुना लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता था, तो अब ये 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और जो है कैटेगरी वाइज आपका आरक्षण जिस कैटेगरी में है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उस तरह से मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, आपको भेजा जाएगा। परंतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध ना होने की स्थिति में आयोग के द्वारा अनुपात जो है कम किया जा सकता है। मतलब कैटेगरी के मामले में अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि आपका SC ST में छात्र कम आए तो उसका सीट जो है ना वो जनरल कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। मतलब कि आरक्षण के नियमावली को ये दर्शाता है ना, क्षैतिज आरक्षण को दर्शाता है कि यहाँ से जो छात्र सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उस कैटेगरी में, तो सीट के बचे हुए सीट को क्या करेगा, जनरल में कैलकुलेट करके वहाँ भेजेगा, तब जाके आप पीटी पास कर पाएंगे यहाँ पे। और देखिए मुख्य परीक्षा प्रथम चरण में आयोजित जो भी आपका पीटी एग्जाम है, सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। ये देखिए अब मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, वैसे भी 2 होते थे ना, एक हिंदी का होता था और एक आपका जीएस का होता था। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुवैकल्पिक होंगे। प्रथम वाला ये बदलाव है, सिलेबस में एग्जाम के पैटर्न में बदलाव है, देखिएगा।
प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा ये वस्तुनिष्ठ होगा और बहुवैकल्पिक होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 60 मिनट के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन का जो यहाँ पे संख्या है वो बढ़ा दिया गया। 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि अब 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये 3 घंटे का पेपर होगा, लेकिन ये होगा ऑब्जेक्टिव ही। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, यानी कि आपका 200 अंक का पेपर होगा, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन निगेटिव मार्किंग में यहाँ पे हो गया बदलाव, 0.25 मार्क्स अब काटे जाएंगे, जो कि मेंस में 0.20 मार्क्स काटा जाता था। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाता है कठिन, और इसी एग्जाम को देंगे कौन? आपके कंपटीटर, अब बीपीएससी देने वाले और बिहार सचिवालय सहायक यानी कि जो प्रशाखा पदाधिकारी बनते हैं वो देने वाले छात्र, क्योंकि अब उनका जो है उनकी तो तैयारी उसी लेवल से हो रही है। तो आपको भी अगर छात्र को जिनको दरोगा बनना है, इसी लेवल पे जाके आपको अपनी तैयारी को रखना पड़ेगा, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए हमारे टेलीग्राम पे, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको इनसे रिलेटेड मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा। अब देखिए दूसरा जो पेपर होगा वो 60 मिनट का होगा, इसका पूर्णांक 50 अंक का होगा, मतलब कि 1 घंटे का पेपर है, 50 अंक का आपका पेपर होगा। तो क्या 50 ही क्वेश्चन रहेंगे? नहीं, ये होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। परीक्षा का विषय और प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका के 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित होगी और दूसरी प्रति अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। जो सिर्फ पहले पेपर का है ना, पहले पेपर का बात हो रहा है यहाँ पर, तो दोनों पत्र में कम से कम आपको 30% अंक लाना हो। तो यहाँ पे आपकी एक मांग हो रही थी ना अक्सर कि सर क्वेश्चन पेपर नहीं दिए थे, तो अब मेंस का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको मिल जाएगा, ताकि जो है आप अपना कैलकुलेशन कर सके कि कितना क्वेश्चन सही किए हैं नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पेपर होगा ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पहले का मिलेगा और जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित होगी और एक आप लोगों को दे दी जाएगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लेकर आना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग की बात हो रही है, पर कट ऑफ आपको पार करना ही पड़ेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को चयन करके मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा आगे। अब देखिए आपको बता दें कि मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि पीईटी तो होना ही है, आपका पीईटी होगा, ध्यान रखिएगा। बस हाँ, क्वालिफाइंग नेचर में नहीं रहेगा वो, यहाँ पे आपको पीईटी देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आगे बोला गया है कि आपके एग्जाम के पैटर्न है, देख लीजिए। पहले तो 200 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का समय है, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक, सामान्य अध्ययन, समसामयिक घटनाएं और हिंदी अंग्रेजी भी जोड़ा गया है इसमें। और मैथ के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके मैथमेटिक्स और क्वांट से संबंधित होंगे क्वेश्चन। तार्किक यानी कि रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अंग्रेजी से क्वेश्चन, हिंदी से क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, 20-20 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। और रीजनिंग और मैथ का वेटेज दे दिया गया है, देखिए 40-40 मार्क्स का। तो अपने आप में ये जो पीटी एग्जाम है ये भी कठिन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ से तैयारी हम आपके साथ करवाएंगे, बिल्कुल इस बार अलग पैटर्न का है तो तैयारी भी लेकर चलेंगे। फिर देखिएगा तो बिहार के सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न होंगे और वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी पीटी में भी आपका 0.25 का रखा जाएगा। ठीक, अच्छा, लिखित परीक्षा जो होगी आपकी, जो मेंस होगा 50 अंक का होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो कि 50 अंक का होगा, 1 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें ये दूसरा पेपर है ये, ठीक है, द्वितीय पत्र लिखा गया। पहले पत्र के बारे में यही सेम सिलेबस होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिएगा तो 15 अंक अंग्रेजी हिंदी से ये निबंध लिखने को आएगा, है ना, ऐसे लिखने को आएगा। तो यानी डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होने जा रहा है। यहाँ पर प्रिसाइसेस लिखने को आएंगे अंग्रेजी में, 10 अंक का ये होगा। हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आएंगे 10 अंक के, तो ये 50 अंक आपको यहाँ से ऐसे देने होंगे। अब देखिएगा शारीरिक मापदंड को लेकर यहाँ पर पुलिस संवर्ग संगठन जो कि है, यहाँ पर ऊंचाई, सीना और वजन से संबंधित जो भी आपके नोटिफिकेशन में मापदंड दिए जाएंगे, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते, यानी कि पीईटी तो नहीं है लेकिन पीएसटी तो है, फिजिकल स्टैंडर्ड तो इतना रखना पड़ेगा ना आपको। अगर नहीं रहेगा, आप उसके स्टैंडर्ड में नहीं बैठेंगे तो आप एग्जाम क्यों देंगे? तो अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे, उन्हें असफल माना जाएगा और शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक यहाँ पे निर्धारित नहीं होगा। यानी कि बस क्वालिफाइंग में इसको नहीं रखा गया है, मेरिट में नहीं रखा गया है दौड़ को लेकर या आपके मेजरमेंट्स को लेकर। हाँ, लेकिन ये मेजरमेंट को आपको फुलफिल करना ही होगा, तब जाके आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी ये एलिजिबिलिटी दी गई है, अर्हताएं दी गई हैं। तो मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची बनेगी और आरक्षण कोटिवार न्यूनतम आहर्तांक वही होगा जैसा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से आपका मेधा सूची बनेगा दोस्तों। लिखित परीक्षा में 2 से
या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का समान अंक आता है तो मेधा सूची ये देखिए, ये आपका जो है ना, अगर टाई ब्रेकर होता है उसकी नियमावली है। तो ये बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा अलग वीडियो में, है ना। इसके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें वही है जो कि पिछली बार रहती थी। और बाकी यहाँ पे जो नियमावली दिए गए हैं ये उनके लिए है, जैसे कि मान लीजिए कि आप पहले से सिलेक्टेड हैं, अब आपका प्रमोशन होगा आरक्षण वाइज या फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा डिपार्टमेंटल, उस तरह से किया जाएगा, तो उनके प्रमोशन को लेकर है ये सारे नियमावली। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब किया है पूरे डिटेल में, और इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी हमने आप तक साझा किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बन गया है, लेकिन अब अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, हमारे साथ जुड़िए हमारे टेलीग्राम, जहाँ पे आपको फ्री में अभी जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे करंट अफेयर के, और एनसीईआरटी का जो आपका बुक है एनसीईआरटी का, है ना, तो वहाँ से संबंधित जो है मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे जीके जीएस के। ये चीज़ें आप लोग कीजिए। उसके बाद जो है सिलेबस के आधार पे आप लोग का एग्जाम के पैटर्न के आधार पे मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, जो कि आपको यूट्यूब पे भी करवाया जाएगा और एप्लीकेशन पे भी करवाया जाएगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।